हम लोगों ने बंगाल की कहानी शुरू थी। बंगाल में फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध का इम्पैक्ट या प्रभाव क्या पड़ा, और उसी प्रभाव के चलते एक और युद्ध होता है, वो है बक्सर का। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। बक्सर के बाद 2 संधि साइन हुई थी, 2 ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी? इलाहाबाद की। इसके अलावा क्या क्या इम्पैक्ट पड़े आपके बक्सर के, वो हम लोग को देखना है। इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव, क्या क्या बदलाव आपको दिखा बंगाल में, क्या क्या बदलाव दिखेगा आपको पूरे हिंदुस्तान पे, उसका क्या असर पड़ेगा, कैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य अस्तित्व में आया। तो यही थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हम लोग देखेंगे। पहला है आपका पॉलिटिकल इम्पैक्ट यानी कि राजनीतिक प्रभाव। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में सबसे पहली चीज जो कल ही बताई गई संधि की मदद से, कि कंपनी के पास निजामत आई गई थी इनडायरेक्टली, और दीवानी तो डायरेक्टली शाह आलम से मिल गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी और निजामत का आने का मतलब ये था। चलिए रमेशा जी, लेट नहीं हुई है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, फिर से हम वही लाइन रिपीट करेंगे, ठीक है? कल हम लोगों ने बक्सर पढ़ा। बक्सर के युद्ध के बाद क्या क्या बदलाव आए, राजनीतिक बदलाव हों या आर्थिक बदलाव हों या ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, वही प्रभाव हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें पहली जो कैटेगरी है, पहली जो सब हेडिंग है, वो है पॉलिटिकल इम्पैक्ट यानी कि राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में पहला जो प्रभाव हम लोग देख सकते हैं वो है कि कंपनी को निजामत इनडायरेक्टली मिली थी, दीवानी डायरेक्टली मिली। दीवानी और निजामत डायरेक्टली मिलने का मतलब ये है कि पूरे बिहार, पूरे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व कायम हो गया या अंग्रेजों का वर्चस्व कायम हो गया। नवाब तो मौजूद था बंगाल में, लेकिन वो नवाब नाम मात्र रहा। जैसे आज की मौजूदा सरकार में है ना, दुनिया भर के मंत्री हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन एक ही नेता की बात मानी जाती है, वो जो चाहेगा वही होगा। ठीक है ना, नाम लेना सही नहीं, क्योंकि वीडियो को हम जो है यूट्यूब पे डालनी है, पता चला जो है कॉपीराइट के बहाने उठा दें वीडियो ही, तो क्या ही फायदा। बहरहाल समझ ही गए होंगे आप लोग। तो नाम मात्र ऐसे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में कंट्रोल कोई और कर रहा होता है। तो वैसे ही इस वक्त अब बंगाल का नवाब तो ठीक है, नाम मात्र नवाब बैठा हुआ है, लेकिन उस नवाब की नवाबी है ही नहीं, क्योंकि असली नवाबी कौन मजे ले रहा है? वो ले रहे हैं आपके ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेज। पहला सबसे बड़ा जो डिफरेंस आया वो ये। दूसरा पॉलिटिकल इम्पैक्ट प्रभाव देखेंगे तो बंगाल में डायरकी आ गई। डायरकी क्या है वो कल ही बताए हैं। कंपनी के पास दीवानी, निजामत पेपर पे तो नवाब के पास है, हालांकि एक्चुअल वो भी ब्रिटिश के पास थी। तो दो तरीके से पावर चल रही थी बंगाल में, एक कंपनी चला रही थी, एक वो चला रहे थे। इस तरीके से डायरकी बंगाल में चलती रही 1765 से लेकर 1772 तक। दूसरा इम्पैक्ट। तीसरा इम्पैक्ट है बिगिनिंग ऑफ बफर स्टेट या बफर जोन। भारत में बफर स्टेट या बफर जोन की पॉलिसी की शुरुआत हो गई थी। ठीक है ना? अब याद होगा आपको, शाह आलम टू, नहीं शाह आलम टू नहीं, वो शुजाउद्दौला, अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, उससे इन्होंने एक ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस साइन किया, एक गठबंधन साइन किया था। क्या था उसमें? कि अगर शुजाउद्दौला पे कोई हमला करेगा, यानी कि अवध पे कोई हमला करेगा, तो कंपनी आएगी बचाने। कंपनी पे कोई हमला करेगा तो अवध आएगा बचाने। यही था। तो एक तरीके से अवध क्या बन गया? बफर स्टेट बना ना। बफर स्टेट की परिभाषा बताए थे, एक देश यहाँ पे है, एक देश यहाँ पे है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, तो बीच वाले देश को वो क्या करते हैं? बफर स्टेट बना देते हैं, कि वो दोनों को संभाले रहेगा, बीच में रोके रहेगा, बीच में दीवार बन के खड़ा रहेगा। तो ऐसे ही कंपनी ने अवध को बीच में दीवार बना दिया है, ताकि नॉर्थ से, ऊपर से, यानी कि अफगानिस्तान वगैरह के इलाके से अगर कोई हमला वगैरह हो,
तो पहले शुजाउद्दौला या अवध निपट लें, बाद में कंपनी की बारी आए। तो इस चीज की शुरुआत आ गई। ये बहुत बड़े लेवल पे कई सारे राज्यों में ये चीजें फैल जाती हैं, लेकिन पहला मुर्गा किसे बनाया गया? अवध को। इस तरीके से बफर स्टेट की शुरुआत हो जाती है। और इनडायरेक्टली कह लीजिए कि अवध को बफर स्टेट बनाने की वजह से अवध पे भी कंपनी का ही वर्चस्व रहा। बंगाल पे तो रहा ही दीवानी की वजह से और निजामत की वजह से, अवध पे भी रहा क्योंकि उन्होंने अवध को बफर स्टेट बनाया। और बफर स्टेट बनाने का मतलब क्या है कि वो वहां पे आर्मी वार्मी भेजेंगे, उस आर्मी का वो खर्चा भी नहीं देंगे। तो बेवकूफ कौन हुआ? शुजाउद्दौला। तो इनडायरेक्टली कह लीजिए कि आपके ये बंगाल वाला इलाका और फिर ये आपका अवध वाला इलाका, इतना बड़ा ये नॉर्थ इंडिया का इलाका पूरा कंपनी के वर्चस्व में। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज आई वो है शाह आलम टू को लेकर। शाह आलम टू के साथ जो संधि साइन हुई, ट्रीटी साइन हुई, उसमें ये फैसला लिया गया कि अब शाह आलम टू इलाहाबाद में रहेगा और ब्रिटिश एम्पायर की या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पे जिएगा अब। प्लस इसके साथ एक और बात कही गई थी, वो ये कि शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के सबऑर्डिनेट रहेगा और उन पे डिपेंडेंट रहेगा। अब आप वो दौर याद करिए मुगलों का, जब मुगल किसी दूसरी कंपनी या राज्यों के पास जाके कहते थे कि ठीक है जैसे रहना रहो, लेकिन तुमको हमारी सर्वोच्चता स्वीकार करनी पड़ेगी। अब ये दौर आ गया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मुगलों से कह रहे हैं कि तुमको हमारे नीचे रहना पड़ेगा और हमारी सर्वोच्चता स्वीकार करनी पड़ेगी। और शाह आलम टू इस बात पे उसके अलावा मतलब राजी होने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। तो संधि में ये बात जो है दोनों ने मानी। इस तरीके से मुगल एम्पायर की भी जितनी टेरिटरी थी उन सारी टेरिटरी का भी मुखिया, लीडर या सुप्रीम पावर कौन बन गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरीके से अंग्रेज बक्सर के बाद भारत में एक सुप्रीम पावर बन के उभरते हैं। और आइडियली कहा जाए तो वो पूरे हिंदुस्तान पे फतह करने के लिए तैयार थे, उनका रास्ता बिल्कुल क्लियर था। ठीक है। और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चला कि हाँ सारे रास्ते क्लियर हैं, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने नाजिम और डिप्यूटी नाजिम नियुक्त किए। नाम याद रख लीजिएगा बस, कुछ खास नहीं, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ दे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखिए दो जो है नहीं एक डिप्यूटी नाजिम जो है अपॉइंट किया, नियुक्त किया। नाम था उसका मोहम्मद रजा खान। ठीक है। और इसी मोहम्मद रजा खान को इन्होंने दीवान भी बनाया और दूसरा एक दीवान बनाया इन्होंने सिताब रॉय को। ठीक है। और ये दोनों सारा काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कहे अनुसार करते रहे। तो ये रहे आपके पॉलिटिकल इम्पैक्ट, राजनीतिक प्रभाव बक्सर के। दूसरा आपका प्रभाव है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो वो सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो आपने प्लासी में पढ़े, वो सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट यहाँ पे और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गए। अंग्रेज लूट पाट करना शुरू कर दिए थे प्लासी के बाद, बक्सर के बाद और हिम्मत बढ़ गई और लूटपाट होने लगा। प्लासी के बाद अंग्रेज अधिकारी लोगों से तोहफे, नजराना, पैसे मांगते थे। बक्सर के बाद वो नजराने, तोहफे, पैसे और ज़्यादा बढ़ गए। प्लासी के बाद ट्रिब्यूट सिस्टम के तहत वो और ज़्यादा ट्रिब्यूट लेते थे। यहाँ पे वही चीज़ और समझिए कई गुना ज़्यादा हो गई। तो प्लासी की जितनी भी चीज़ें थी वो सब कह लीजिए कई गुना बढ़ गई थी। दूसरी चीज़, कंपनी चूंकि दीवान बन चुकी थी, दीवानी उसके हाथ में थी, कहाँ की? बंगाल की। तो पूरे बंगाल का रिसोर्स, पूरे बंगाल का जो संसाधन है, कंपनी ने उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया।
कोई कच्चा माल है, कंपनी ने अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल किया। फसल उग रही है, उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। कितना खजाने में जाना चाहिए, उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। तो ये अपना तो पैर सीधा करते रहे कंपनी वाले, लेकिन बंगाल की जनता, बंगाल के नवाब और राजस्व के बारे में इन लोगों ने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, बल्कि अपनी सेना का जो खर्चा है, अपने जो प्रशासन का खर्चा है, वो सारे खर्चे भी अंग्रेजों ने बंगाल से और भारतीय पैसों से, भारतीय राजस्व से निकाले। एक चवन्नी इन्होंने खर्चा करना अपना बंद कर दिया। ना केवल यहाँ, बल्कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट सिस्टम भी शुरू कर दिया। यानी कि अगर वो ब्रिटिशर्स कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उस व्यापार में भी वो अपना पैसा नहीं लगाते थे, उस व्यापार में भी वो पैसा लगा देते किसका, इंडिया का, हिंदुस्तान का। कहते थे कि अरे नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट है, हम लौटाएंगे, मुनाफा कमा के वापस करेंगे। लेकिन वापस वापस वाली कोई बात नहीं थी, ये सब आसान भाषा में कहिए तो ड्रेन ऑफ वेल्थ था। आपने ब्रेन ड्रेन सुना होगा ना, जैसे कि यहाँ का अच्छा दिमाग कहीं बाहर चला गया और वहीं बस के अमेरिका वगैरह में डॉक्टर हो गए, साइंटिस्ट हो गए। ऐसे इतिहास में है ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो इसी कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजों ने भारत से सिर्फ पैसे चूसे, और चूस के कभी उन्होंने वापस किए नहीं। ऐसे ही बंगाल से भी इन्होंने सारे रिसोर्सेज चूस डाले, पूरे भारत को निचोड़ डाला। भारत का जितना सोना था, हीरे थे, चांदी थी, सब लूट के लेके गया। आज तक कुछ वापस मिला नहीं मिला। तो ये एक्चुअली शुरुआत थी आपके ड्रेन ऑफ वेल्थ की। ये एक अलग से चैप्टर भी है, इसको पढ़ाया जाएगा बाद में। ठीक है, आसान भाषा में ड्रेन ऑफ वेल्थ को समझना हो तो वन डायरेक्शनल फ्लो कह सकते हैं, एक तरफा बहाव। भय के सब जा तो रहा है, वापस कुछ नहीं आ रहा लौट के। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आप देखेंगे तो ट्रेड और इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। ट्रेड और इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा? पहला, जो ओपियम का व्यापार होता था, अफीम का, उसके एक्सपोर्ट पे बहुत असर पड़ा। दूसरी चीज़ आपको याद होगी, प्लासी के टाइम पे हम बताए थे कि अंग्रेज जानबूझ के भारतीयों से कम पैसे में उनके सामान बिकवाते थे, ताकि एक तो उनका नुकसान हो, और उनके सामान खत्म हो जाए तो लोग हमसे सामान खरीदें और हम मुंह मांगी कीमत पे वो सामान बेचें भारतीयों को। एक तो ये काम करते थे। इसके अलावा अगर ये नहीं होता था तो कंपनी वाले कहते थे भारतीयों से, भारतीय व्यापारियों से, कि आप अपना सामान हमें बेचिए। वजह क्या थी? कि वो सारे भारतीयों का सामान खरीद लेंगे, भारतीयों के पास सामान नहीं बचेगा, और फिर वही अगेन कि हम अपनी कीमत से, मान लीजिए कि कोई भारतीय है, वो अंडा 4 रुपए का बेच रहा है, अब अंग्रेज वही अंडा 6 रुपए का बेच रहे हैं। ठीक है, ये अगर मान लेते हैं इक्वली है, ठीक है, भारतीय 6 रुपए का अंडा बेच रहे हैं, अंग्रेज भी 6 रुपए का अंडा बेच रहे हैं, तो पहले तो अंग्रेज बोलते थे कि तुम अपना कम दाम में बेचो, उसका निकल जाएगा तो ये लोग दाम बढ़ा के बेचेंगे। अगर वो ना हो तो अंग्रेज कहते थे कि तुम अपना अंडा हमको बेचो। तो जबरदस्ती अंग्रेज कम दाम में भारतीयों से वो सामान खरीदते थे। मान लीजिए वो अंडा खरीद लिया, फिर अंग्रेज क्या करते थे, वही 6 रुपए का अंडा अब अंग्रेज कहते थे कि अब 10 रुपए का है। अब कोई और तो बेचने वाला है नहीं, कोई और भारतीय तो बेचने वाला है नहीं, तो खरीदेंगे अल्टीमेटली कहाँ से? उसी अंग्रेज के पास से खरीदना ही पड़ेगा, और जितना पैसा वो मांगेगा उतना पैसा देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से वो जबरदस्ती भारतीयों से कम दाम में बिकवाते थे, या फिर जबरदस्ती खुद ही कम दाम में खरीदते थे, ताकि वो फिर खुद उसको बढ़ा के बेच सकें। और इसी तरीके से धीरे धीरे ये अपना काम आगे बढ़ाते रहे, और कई सारे सामानों पे उन्होंने अपनी मोनोपोली भी स्टेब्लिश की। ठीक ना? जैसे कि एक बड़ा फेमस नाम है, वो है सॉल्ट, नमक पे। नमक कौन बनाएगा? सिर्फ अंग्रेज बनाएंगे, कोई और नमक नहीं बना सकता। अब कोई और अगर नमक नहीं बना सकता, अब बताइए, भारत एक ऐसा देश है, ये आपका ये पूरा समुद्र है, नमक बनाने की कमी तो है नहीं, हर एक आम इंसान समुद्र से नमक बना सकता था। उस टाइम फैक्ट्री की जरूरत थोड़ी थी नमक बनाने के लिए।
तो ऐसी चीज़ को भी अंग्रेज़ों ने मोनोपोलाइज़ कर दिया कि नमक बनेगा तो सिर्फ अंग्रेज़ बनाएंगे और जिसको खरीदना है वो अंग्रेज़ से ही खरीदेगा। और नमक एक ऐसी चीज़ है कि किसी का गुजारा नहीं हो सकता। एक गरीब इंसान है, वो चावल नहीं खाएगा चल जाएगा, सिर्फ रोटी खा के सो जाएगा, है ना? या रोटी नहीं खाएगा तो सिर्फ चावल खा के सो जाएगा, सिर्फ एक ही सब्जी खा के सो जाएगा, हो सकता है दाल ना खाए, मतलब कुछ भी वो खा के सो जाएगा। लेकिन हर चीज में नमक एक ऐसी चीज है जिसमें मतलब हर खाने में लगभग उसकी जरूरत है। तो चाहे वो गरीब इंसान हो चाहे अमीर इंसान हो, नमक सबकी जरूरत है। तो नमक जैसी चीज को इन्होंने क्या किया, मोनोपोलाइज कर दिया जानबूझ के कि अब नमक सिर्फ अंग्रेज बनाएंगे, अंग्रेज ही बेचेंगे, कोई और बेच भी नहीं सकता, कोई और किसी और से खरीद भी नहीं सकता, और हम ही से सबको खरीदना पड़ेगा, और जितने दाम में हम बेचेंगे उतने ही दाम में खरीदना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का प्लंडर था, लूट एंड प्लंडर। खाने के नाम पे भी ये लोग यहाँ पे लूट मार करना शुरू कर दिए। और भारतीय कहीं से कुछ जुगाड़ न लगा लें, रातों रात कहीं कुछ बनाया न ले, नमक न बना ले, मतलब कहीं से कुछ भी तीन पाँच न करें भारतीय। इसके लिए इन्होंने एक स्पाई सिस्टम, जासूस सिस्टम शुरू किया। उन जासूसों को बोलते थे गोमस्ता। ठीक है, गोमस्त। तो हर जगह गोमस्त मौजूद रहते थे कि कहीं कोई भारतीय कुछ तीन पाँच न कर रहा हो, कहीं कोई भारतीय कहीं नमक न बना रहा हो, कहीं कोई भारतीय हमारी जो है परमिशन के बगैर कहीं महंगे दाम में कुछ बेच न रहा हो, या वो चीज़ जो हम बेचना चाहते हैं वो कहीं कुछ सस्ते दाम में बेच के लोगों को आकर्षित न कर रहा हो, हमारा नुकसान ना हो जाए। ये सारी चीज़ें ये गुमस्त बैठे हुए नजर रखते थे, और अगर कहीं कुछ दिखता था तो उन भारतीयों को लाठी डंडों से बुरी तरीके से मारा पीटा जाता था। इसके अलावा एक और चीज इन्होंने की थी, वो था ददनी सिस्टम। ददनी सिस्टम की शुरुआत की इन्होंने। ददनी सिस्टम कुछ नहीं था बल्कि एक तरीके से एडवांस दिया जाता था जमींदारों को या उन बड़े किसानों को जो फसल उगाते थे या कोई काम करते थे, तो उनको एडवांस दिया जाता था कि लीजिए पहले से पैसा, और आपको काम करना पड़ेगा, भागना नहीं है। ये दो इसके पीछे सोच थी। एक सोच ये भी थी क्योंकि भारतीय काम नहीं करना चाहते थे, बहुत जुल्म करवाते थे वो, तो भारतीयों के पास कोई बहाना नहीं रहता था। भारतीय कहते थे नहीं नहीं पैसे बहुत कम है, हमारा खर्च नहीं चल पा रहा है, दिक्कत है, किल्लत है। तो उन्होंने कहा ठीक है लीजिए एडवांस, लेकिन छोड़ के जाना नहीं है। तो ये इस तरीके से ददनी सिस्टम भी शुरू किया गया। लोगों से बोला गया कि ना आप अपना काम छोड़ सकते हैं, ना आप अपनी मजदूरी छोड़ सकते हैं। मजदूरी काम तो छोड़िए, आप अपना गांव छोड़ के भी नहीं जा सकते, अंग्रेजों ने यहाँ तक बोला। और इतना काम करवाते थे, इतनी मजदूरी कराते थे, इतना फैक्ट्री में काम करवाते थे कि उन लोगों के हाथों की उंगलियां जैसे कि खून आने लगता था भारतीयों के। कई जगह तो ऐसे भी केसेस हैं कि भारतीयों ने खुद अपनी उंगलियां काट दी जानबूझ के, ताकि उनके जुल्म से बच सके, उनका जबरदस्ती काम ना करना पड़े। अब आप सोचिए कि वो कितना काम करवाते थे कि उनके काम से बचने के लिए लोगों ने अपनी उंगलियों को काटना ज्यादा बेहतर समझा। आप इससे जुल्म का अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने कितने जुल्म किया। तो बहरहाल इस तरीके से भारतीय किसानों को, भारतीय मजदूरों को, भारतीय व्यापार को, भारतीय गृह उद्योग को, हर चीज इन्होंने बर्बाद कर दी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कर दी भारत में। न केवल इंसानों पे इसका असर हुआ बल्कि फसलों पे भी इसका असर हुआ। खेत खलिहान बर्बाद हुए, सूखा पड़ा, सूखा पड़ने पे सिंचाई तक की सुविधा इन लोगों ने नहीं की, पानी मुहैया नहीं कराया, फसलें सूख गईं, बर्बाद हो गईं। और उन फसलों की बर्बादी की वजह से हजारों लाखों किसान जो है मरने लगे, भूख से मरने लगे, कितनों ने जो है अपनी जान दे दी, फांसी पर लटक गए। ये सारी चीजें बढ़ती गईं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया, बेरोजगारी बढ़ती गई, लगातार अकाल पे अकाल आते रहे। कई बार तो ऐसे अकाल आए, ऐसा सूखा पड़ा कि 12-12 लाख की आबादी जो है साफ हो गई। तो डेथ और डिस्ट्रक्शन का एक दौर शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों को अपना पेट भरना था। एक तरीके से नंगा लूट इन्होंने शुरू कर दी। एक होता है ना कि एकदम खुलेआम लूट, पड़ी ही नहीं है एकदम कुछ किसी की भी। इस तरीके से ये काम करना शुरू कर दिया और फाइनली बर्बादी वो तो आगे चलती ही रही।
तो ये सारे इम्पैक्ट हैं जो कि बड़े ही जो है भयानक हैं और दर्दनाक भी हैं। तो अगर लिखना रहेगा इम्पैक्ट बक्सर का तो लिख लेंगे ना आराम से।